नमस्कार दोस्तों, आज हम जीआईसी 2021 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जीआईसी के पेपर में 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आते हैं जो कॉमन है और 80 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के आते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं चौतांग नदी, घग्गर नदी, सतलुज नदी या फिर रंगोई नदी। जो हड़प्पीय पुरास्थल बनावली है वो कहाँ पे स्थित है? रंगोई नदी। किस नदी पे है? रंगोई नदी पे है। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में। किस नदी पे? रंगोई नदी पर स्थित है। और जो इसका उत्खनन था वो किसने किया था? 1974 में किया हुआ था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और इसके बाद हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारी कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी पे कौन सा हमारा हड़प्पीय पुरास्थल स्थित है? तो घग्गर नदी पे कौन सा स्थित है? घग्गर नदी पे स्थित है कालीबंगा। घग्गर नदी पे कौन सा पुरास्थल है? कालीबंगा। और घग्गर नदी पे एक है, वो है राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी स्थित है। तो कालीबंगा जो राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। ये जो हड़प्पीय पुरास्थल बनावली ये भी हरियाणा में है और राखी गढ़ी भी हरियाणा में है। ये दोनों घग्गर नदी पे स्थित है। अब सतलुज नदी पे कौन सा स्थित है? सतलुज नदी पे स्थित है रोपड़। सतलुज नदी पे कौन सा स्थित है? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। और चौतांग एक हरियाणा की ऐसी ही मौसमी नदी है। तो हमने इतना हड़प्पी पुरास्थल किस नदी पर? जो बनावली रंगोई नदी पे हो गया, सतलुज नदी पे रोपड़ हो गया, घग्गर नदी पे कालीबंगा और राखी गढ़ी हो गए इतने। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है या रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1774 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। बाकी यहाँ पे कालीबंगा को भी याद रखिएगा, सतलुज नदी को भी याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्य शासक का उल्लेख किया है? बाण भट्ट ने हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी, तो उन्होंने किस मौर्य शासक का उल्लेख किया है? अशोक का, बृहद्रथ का, कुणाल का या फिर इंद्रपालित का? तो बाण भट्ट में हर्षचरित ने किसका किया हुआ है? मौर्य शासक का। बृहद्रथ का। बृहद्रथ क्या थे? मौर्य काल के अंतिम मौर्य शासक थे। बाण भट्ट पुंस्यभूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना, उनकी कौन सी रचना थी? हर्षचरित में जो अंतिम मौर्य शासक थे। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ को बुद्धिहीन शासक उन्होंने कहा है। इनकी जो और मौर्यकालीन शासक के जो भी राजा थे, पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, नंबर 2। फिर बिंदुसार, अशोक और सबसे अंतिम शासक कौन थे मौर्यकालीन मौर्य के? बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? ऑप्शंस हैं रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज तुगलक शाह या फिर बहलोल लोदी। तो जिसने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था वो कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने शासन में मानवीय नीति अपनाई और अमानवीय दंड प्रथा को समाप्त किया। उसने कई कठोर दंडों को समाप्त किया। कठोर दंड जैसे कि मृत्यु दंड। फिरोज तुगलक ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था या शाह आलम द्वितीय था या अहमद शाह था या फिर आलमगीर था? तो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्या हुआ? अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए और बाद में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और वे अंग्रेजों के पेंशन भोगी हो गए। तो पेंशन सबसे पहली बार किसको मिली थी अंग्रेजों से? शाह आलम द्वितीय को मिली हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए किसने प्रेरित किया था?
सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण ने प्रेरित किया, या ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी ने प्रेरित किया, या फिर राजगोपालचारी और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया, या फिर चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया। तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कब, कौन सा ईयर पूछा गया है? 1829 में। और जनजाति कौन सी? खासी जनजाति का विद्रोह किसने किया था? 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह किसने किया? तिरोध सिंह ने किया। और सिद्धू कानू ने किस ईयर में किया था? सिद्धू कानू ने किया था 1855 और 1856 में सिद्धू कानू ने कौन सा विद्रोह किया था? संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू का कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह था। और बाकी आते हैं करम शाह। तो करम शाह ने जो किया था, इनका था पागलपंथी विद्रोह। कौन सा था पागलपंथी विद्रोह? ये 1813 से 1831 तक ये चला था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? टीपू मीर थे। इसे पागलपंथी विद्रोह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पागलपंथी। इसे पागलपंथी विद्रोह कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? और इसका है 1895 से 1900। 1895 से 1900। तो ये सीक्वेंस में भी लगाने को आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा आया। जो जनजाति विद्रोह है उनको आप सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले ये 1813 से 31 पागलपंथी विद्रोह आ जाएगा, करमशाह। और उसके बाद में आ जाएगा 1800, ये 29 था हमारा, तिरोध सिंह का था, खासी जनजाति का विद्रोह था। फिर 1829 वाला नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर 55-56 वाला ये नंबर 3 पे आ जाएगा। और 1895 से 1900 बीच के में बिरसा मुंडा विद्रोह आ जाएगा। ये सीक्वेंस में भी लगाने को आ सकते हैं, या इस बार खासी जनजाति का विद्रोह पूछा गया, अगली बार बिरसा मुंडा का विद्रोह पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस भी मालूम होना चाहिए। 1829 में खासी जनजाति का विद्रोह तिरोध सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? मेघालय क्षेत्र के में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? कौन सा हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास है, देसलपुर है, आलमगीरपुर है और मंडी है। उत्तर प्रदेश में कौन सा हड़प्पीय पुरा स्थल स्थित नहीं है? जो हमारा ये है हुलास, नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? हुलास। तो हुलास हमारा कहाँ स्थित है? हुलास है सहारनपुर में। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। और जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर सबको पता है मेरठ में है। और मंडी कहाँ है? मंडी है मुजफ्फरनगर में। मंडी कहाँ है? मंडी है मुजफ्फरनगर में। तो ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए। और जो पूछा उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, तो देसलपुर नहीं स्थित है। ये देसलपुर कहाँ है? देसलपुर है गुजरात के कच्छ में। देसलपुर कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। तो कौन सा हड़प्पा का ऐसा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलास सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है, मंडी मुजफ्फरनगर में, देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? देसलपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? जब महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? राजपाल था, आनंद पाल था, विद्याधर था, या फिर त्रिलोचन पाल था? तो जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तब कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल। जो क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ये राज्यपाल। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक अगर आ जाए एग्जाम में तो वो थे यशपाल। यशपाल कौन थे? अंतिम शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। और जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस टाइम पे कौन था? राज्यपाल था इसका, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र होने के कारण उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता था? सहारनपुर को, शाहजहांपुर को, जौनपुर को या फिर लखनऊ को? तो सिराज ए हिंद किसको कहा जाता था? सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। जौनपुर में क्या थी? शिक्षण संस्था। वहाँ की सबसे फेमस जो भी शिक्षण संस्था थी वो बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो गुप्तकालीन मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर है, तिगवा का मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है? तो जो उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का मंदिर, भूमरा का मंदिर, ये सब मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और यह गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जुलाई 2021 में आरबीआई ने कितने बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था? ये करंट का क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में कितने बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया? तो वो 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया हुआ था। इस बार का क्वेश्चन, इस बार जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी, या फिर उपराष्ट्रपति? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्छ कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। संविधान के अनुच्छेद 279A 279 के अनुसार जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। यह परिषद अप्रत्यक्ष कर संबंधी निर्णय लेती है। और बाकी कौन सा है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इन इक्वालिटी वायरस यानी कि असमानता वायरस रिपोर्ट 2021 इसमें पूछी गई है। तो ये भी उस टाइम के उसका क्वेश्चन है, करंट का है। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफेम हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइम पे जो कोविड-19 आया था उसी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि से आर्थिक सुरक्षा देना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है? भारत निर्माण जो योजना बनाई गई थी उसका घटक कौन सा? ग्रामीण सड़कें नहीं है, ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं है, या फिर ग्रामीण उद्योग नहीं है, या फिर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। ग्रामीण सड़कें हैं, विद्युतीकरण है और आपूर्ति पेयजल है। भारत निर्माण योजना में सड़क, बिजली, सिंचाई और पेयजल शामिल थे। ग्रामीण उद्योग इसका घटक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय बजट 2021-22 6 स्तंभों पर आधारित था। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो हमारा इस बार का बजट है उस बजट से क्वेश्चन आएंगे। 21-22 का यहाँ पे पूछा गया था कितने स्तंभों पे? 6 स्तंभों पर। और जो बजट 2026-27 आया है वो भी कितने? 6 स्तंभों पर ही है। अब उसमें कौन सा शामिल नहीं है, हमें ये बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो इस बार के बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ज़रा हम उसको पहले देख लेते हैं एक नज़र में। इस बार क्या बजट में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संघीय बजट जो 2026-27 है मुख्य रूप से किस पर आधारित है? 6 स्तंभों पर आधारित है। और इसके जो चीज़ें 6 स्तंभ इसमें शामिल किए गए हैं वो है आर्थिक विकास, इसमें देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाना है इसका उद्देश्य। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है उसमें सड़क है, रेल है, लॉजिस्टिक्स आदि का विस्तार है। और जो लोगों पर फोकस, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ जो भी बनाई गई हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास है। विश्वास आधारित जितना भी शासन है उसमें कम नियम है, अधिक पारदर्शिता है। और जो व्यापार सुगमता बनाई गई वो उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देती है। नंबर 6 है वित्तीय अनुशासन। ये क्या करता है? सरकारी खर्च और घाटे को नियंत्रित करता है। तो ये 6 चीज़ें जो भी हमारी 6 स्तंभों में भारत के 2026-27 के बजट में शामिल की गई, आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों पर फोकस, विश्वास आधारित शासन, व्यापार सुगमता और वित्तीय
अनुशासन है। वित्तीय अनुशासन है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 था, ये 16, और ये यही क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया था। और कितने स्तंभों पर भी पूछा जा सकता है और कौन कौन से स्तंभ हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन कौन करता है? भारत में किसका म्यूचुअल फंड का विनियमन कौन करता है? तो म्यूचुअल फंड का विनियमन कौन करता है? सेबी, SEBI। RBI करता है, SEBI करता है, BSE करता है, NSB करता है, तो कौन करता है? सेबी करता है। SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड को नियंत्रित और विनियमित करता है। यह निवेशकों के हितों की रक्षा भी करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? बैंकों में जो उपभोक्ता सेवाएं थी उसमें सुधार के लिए राजा चलैया समिति आई थी, या वर्मा समिति आई थी, गोईपोरिया समिति आई थी, ये गोईपोरिया, और या फिर चक्रवर्ती समिति आई थी। तो बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के लिए कौन सी समिति आई थी? गोईपोरिया समिति उपभोक्ता के लिए आई थी। और जो राजा चलैया समिति थी वो किसके लिए थी? कर सुधार के लिए। किसके लिए थी? कर सुधार के लिए थी। इस बार ये पूछा गया, अगली बार कोई दूसरी समिति पूछ ली जाएगी। तो राजा चलैया जो समिति थी वो कर सुधार के लिए थी, वर्मा समिति यौन उत्पीड़न के लिए बनी थी, और जो चक्रवर्ती समिति थी ये मौद्रिक प्रणाली थी। क्या थी? मौद्रिक प्रणाली। चक्रवर्ती समिति किससे रिलेटेड थी? मौद्रिक प्रणाली से। तो राजा चलैया समिति कर सुधार से थी, वर्मा समिति यौन उत्पीड़न से थी, गोईपोरिया समिति हमारी जो उपभोक्ता सेवाओं से रिलेटेड थी, और चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से रिलेटेड है। और आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? नंबर सी, गोईपोरिया समिति जो उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित थी। बैंकिंग ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य सेवा गुणवत्ता को सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन भी आएंगे, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? 7.33 है, 8.99 है, या 9.02% है, या फिर 10.04% है। तो ये क्षेत्रफल यहाँ पे परसेंट में पूछा गया है, कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल किसका पूछा गया? उत्तर प्रदेश का। तो 7.33 उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो वैसे देखा जाए तो 2,40,928, वैसे उत्तर प्रदेश का अगर ऐसे आ जाता वर्ग किलोमीटर में तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 7.33% अगर परसेंट में आता है, और अगर वर्ग किलोमीटर में आता तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% भाग है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, किससे? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और वैसे देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश में GDP व प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? ये 2020 में पूछा गया, तो मेरठ है, नोएडा है, लखनऊ है, कानपुर है। GDP में पूछा गया तो नोएडा। इसमें 2026 में भी नोएडा ही है, और इसका तब भी सही आंसर नोएडा ही था। प्रति व्यक्ति आय शीर्ष स्थान पे, इसका सही आंसर नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा औद्योगिक और IT विकास के कारण राज्य में प्रति व्यक्ति आय और GDP में अग्रणी रहा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, या फिर ऑटोमोबाइल? तो ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में देश में अग्रणी है, सीमेंट व वस्त्र उद्योग में भी अग्रणी है, जबकि ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ प्रमुख रूप से विकसित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य सिगमो है, घोड़े है, मोदनी है, या फिर जैता है? तो उत्तर प्रदेश का हमारा लोक नृत्य जैता है। सिगमो, घोड़े, मोदनी ये सब गोवा के हैं।
कहा कि गोवा के लोक नृत्य है। जैता उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। अन्य नृत्य अलग अलग राज्यों से क्या गोवा के लोक नृत्य हैं। सिग्मो, घोड़े और मोदिनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे, सी रंगराजन थे, राजा मन्नार थे या फिर संतनाथन थे? तो फिर जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो सी रंगराजन थे। और इस टाइम किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? इस टाइम 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। किसके बने हैं? 12वें ने 16वें के बने हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन बने हैं हमारे 16वें वित्त आयोग के? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2026 में बनाए गए हैं। ये कब तक रहेंगे? 30 तक ये रहेंगे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सारे अध्यक्षों को पहले एक बार देख लेते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, इसका सही आंसर है। और जो केसी पंत हैं ये 10वें वित्त आयोग के थे। सारे पहले क्वेश्चन नंबर 23 वित्त आयोग के अध्यक्षों को एक बार देख लिया जाता है। वित्त आयोग हमारा जो वित्त आयोग के अध्यक्षों की सूची, तो पहले संविधान के अनुच्छेद, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280 में है। भारत संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहले ये हमें पता होना चाहिए। इस बार वित्त आयोग का अनुच्छेद पूछ दिया गया, कौन सा अनुच्छेद है? 280 है। अब वित्त आयोग के जो भी बने हुए हैं अध्यक्ष, इनकी सूची, जो 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में भी है, कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, जो वर्तमान में भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के कौन थे? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के NK सिंह। 14वें के डॉक्टर YV रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के डॉक्टर विजय किलकर। 12वें वित्त आयोग के पूछे गए थे, ये कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन पूछे गए थे। 11वें के AM खुसरो और 10वें के केसी पंत। ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए पे केसी पंत दिए हुए हैं। 9वें पे NKP साल्वे और 8वें पे YV चंद्रचूड़। और पहले के कौन थे? केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहली बार कौन बना, तो केसी नियोगी बने थे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं 16वें के, 10वें के, 12वें के, 15वें के, ये सब कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में जो चल रहे हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। और कौन सा हमारा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन से उसमें है अनुच्छेद में? तो 280 में बना हुआ अनुच्छेद 280 में। ये कौन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B है, सी रंगराजन, जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, इसका ये सही आंसर था। 12वें वित्त आयोग 2005 से 2010 के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। इनका कार्य केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा निर्धारित करना था। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से सही युग्म आपको बताना। राज्य है, एक तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है। असम में क्या राज्यसभा के सीटों की संख्या 8 है? छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। इसमें से एक सही नहीं है, बाकी 3 हमारे सही हैं। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो हो जाएगा हमारा असम में सीटों की संख्या है 7। असम में सीटों की संख्या 7 है। छत्तीसगढ़ में 5 सही है। हिमाचल प्रदेश में 3 सही है। उत्तर प्रदेश में 31 भी सही है। असम में नहीं, ठीक है। असम में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। असम राज्य में सीटों की संख्या क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है? कहाँ पूछा गया? नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद पूछा गया है। किसमें? श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जो अनुच्छेद आएगा वो है 43A। 43A किसमें है? श्रमिकों की भागीदारी से सुनिश्चित करना है। और फिर हमारा जो 38 है वो क्या है? राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि के लिए। किसके लिए है? राज्य के लोक कल्याण के लिए। कौन सा अनुच्छेद है? 38 है। जो 39A है, 39 किसके लिए? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। किसके लिए है? समान न्याय,
समान न्याय के लिए कौन है, 39A है। और जो अनुच्छेद 45 है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के प्रावधान के लिए, जो भी 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम, उनकी शिक्षा की देखरेख, उनकी शिक्षा और बाल अवस्था की देखरेख करना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कौन सा था हमारा, 43A इसका सही आंसर हो गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्देशक तत्व आपको बताना था, तो 43A हो गया। 39A किससे है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से रिलेटेड है। और जो 38 है, 30 वो लोक कल्याण, 38 राज्य में लोक कल्याण की वृद्धि से संबंधित है। और 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 45। तो इन सारे अनुच्छेदों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकती है। सबसे, चाहे LT का एग्जाम हो, चाहे GIC का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है, 1 माह, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो 14 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इसके बाद उसे पास मान लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। उत्तर प्रदेश में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 165 है, 166 है, 167 है या फिर 168 है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165 है, इसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और जो अनुच्छेद 166 है वो किसके लिए है, राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान। किसकी, राज्य की सरकार का जो क्या होता है, कार्य होता, कार्य का संचालन करना। और जो अनुच्छेद 167 है ये राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है। राज्य को, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के जो भी कर्तव्य हैं, जो मुख्यमंत्री के क्या आते हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य आते हैं, वो किस में है, 167 में है। और 168 जो है वो राज्य के एक विधानमंडल का प्रावधान है। यहाँ विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों से मिलकर बनता है। जो विधानमंडल है वो राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों से मिलकर बनता है। तो किससे रिलेटेड है, विधानमंडल का 168 में क्या है, विधानमंडल का प्रावधान बना हुआ है। क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 अनुच्छेद से होती। और बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं 166 हैं। ये राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान है। 167 राज्यपाल को जानकारी, सारी जानकारी कौन प्रदान करना, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को जानकारी प्रदान करना, ये 167 में। 168 राज्य के विधानमंडल से रिलेटेड इसमें प्रावधान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। महाधिवक्ता से रिलेटेड 165 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य थे वो कौन सी सिफारिश की समिति थी, संथानम समिति थी, सरकारिया समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी या फिर इंदिरा गांधी नेहरू समिति थी। ये क्वेश्चन भी बहुत मैनी टाइम्स पूछा गया। स्वर्ण सिंह समिति थी। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संशोधन में जोड़ा गया। और किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। तो आंसर नंबर C हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1976 में, कौन सा ईयर था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन सी सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। और जो यहाँ पे भाग था वो कौन सा था, 4 का। जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाग कौन सा था, 4 का था। भाग भी याद रखना, कभी कभी भाग भी पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाढ़ है, लारा है, कुड़की है और गाडरवाड़ा है। ये ताप ग्रह दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं है। तो जो बाढ़ है वो बिहार में सही मिलान हमारा हो जाता। बाढ़ कहाँ, बिहार में सही मिलान हो जाता है। लारा छत्तीसगढ़ में भी सही हो जाता। कुड़की कर्नाटक में ही है। जो गाडरवाड़ा है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गाडरवाड़ा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो सही मिलान नहीं है। ये ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश गलत है, यहाँ पे MP सही है। तो ऑप्शन नंबर D इसका
सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से खनिज एवं खनन संबंधी युग्म सही चुनिए। जो खनिज और खनन से सही है, जो हमारा लौह अयस्क है, क्या वाइपा में है? मैग्नीज सडबरी से खाद्यान्न क्षेत्र है, मैग्नीज का जो खाद्यान्न क्षेत्र है वो सडबरी में है। तांबा चियातुरा में है, बॉक्साइट इटाबिरा में। अब हमें इसको सही करके बताना है। तो जो हमारा सही है, जो लौह अयस्क है वो कहाँ है? लौह अयस्क है हमारा इटाबिरा में। लौह अयस्क कहाँ है? इटाबिरा में है। और जो मैग्नीज है वो चियातुरा में है। और जो तांबा है वो कहाँ है? सडबरी में है। और बॉक्साइड वाइपा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो इटाबिरा, इटाबिरा कहाँ है? इटाबिरा है ब्राज़ील में। कहाँ है इटाबिरा? ब्राज़ील में है। चियातुरा, चियातुरा आ जाता है जॉर्जिया में। कहाँ है? जॉर्जिया में। सडबरी, सडबरी मोस्टली पता होता है लोगों को, कनाडा में है। सडबरी कहाँ है? कनाडा में। और वाइपा, वाइपा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता है, वाइपा में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो लौह अयस्क इटाबिरा कहाँ? इटाबिरा ब्राज़ील, मैग्नीज चियातुरा जॉर्जिया, तांबा सडबरी कनाडा में, और बॉक्साइड वाइपा ऑस्ट्रेलिया में। ये इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो लौह अयस्क इटाबिरा में, मैग्नीज चियातुरा में, तांबा सडबरी में, बॉक्साइड वाइपा में। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती? जो भूमध्य रेखा है वो किस देश से नहीं गुजरती? केन्या से, युगांडा से, गैबन से, जाम्बिया से। भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर, जो धरती को दो बराबर भागों में जो काटती है रेखा, वो किस देश से नहीं गुजरती? उस रेखा पे कौन कौन से देश नहीं पड़ते हैं? तो जाम्बिया उस रेखा पे नहीं पड़ता। केन्या, युगांडा, गैबन, ये सारे देश उस रेखा पे पड़ते हैं। भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है 0 डिग्री रेखा है। ये अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 2 भागों में विभाजित करती है, या विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरती। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पे कांगो नाम से 2 हैं, अफ्रीका के कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये जो 13 देश हैं उनसे होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती। अब इसमें से देखना था कौन सा नहीं इन 13 में से। केन्या, युगांडा, गैबन तो पढ़े, जाम्बिया नहीं है, तो जाम्बिया इस देश की रेखा से नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश में मोर संरक्षण केंद्र हमारा कहाँ स्थित है? महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी में, महाराज केंद्र में। तो मथुरा में मोर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मोर संरक्षण केंद्र मथुरा जनपद में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण करना है। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? वाराणसी जिले में जो जनजाति नहीं पाई जाती, गोंड नहीं पाई जाती, या खरवार नहीं पाई जाती, या फिर सहारिया नहीं पाई जाती, या फिर चेरो जनजाति नहीं पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश ये जो वाराणसी जिले में जो नहीं पाई जाती वो सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा वुडबरी ने दी, क्लार्क ने दी, एजी टॉन्सले ने दी, या फिर आईपी ओडम ने दी। तो पारिस्थितिकी केंद्र की अवधारणा सबको पता है, एजी टॉन्सले ने दी है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टॉन्सले ने किया था। इसमें जीव एवं उनका पर्यावरण एक इकाई के रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? लवण सहिष्णु खरबूजा है, या फिर मटर है, या लोबिया है, या फिर चुकंदर है। तो जो लवण सहिष्णु है वो चुकंदर है। चुकंदर लवणीय भूमि में भी उग सकता है, या अन्य फसलों की तुलना में अधिक लवण सहन कर सकता है। चुकंदर, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? चुकंदर लवणी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल बोना क्या कहलाता? खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल को बोना सहफसली, बहुफसली, मिश्रित फसली, या फिर रिले फसली, रिले खेती कहलाता है। तो ये रिले खेती होती है। जब पहली फसल की कटाई से
पहले ही दूसरी फसल को बो दिया जाता है तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसे भूमि का अधिकतम उपयोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोटे अनाज वाली फसल किस क्षेत्र में पाई जाती है? उच्च भूमि में, निम्न भूमि में, जल भराव क्षेत्र में या अधिक वर्षा क्षेत्र में? मोटे अनाज वाली जो फसल होती है ये उच्च भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे अनाज में कौन कौन सी चीज़ें आती? ज्वार है, बाजरा आदि चीज़ें आती हैं। कम पानी वाली ऊंची भूमि में अच्छी तरह उगते हैं। ये शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? संलयन से, विखंडन से, रासायनिक से या फिर दहन से? तो जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? वो सौर ऊर्जा हमारी किस प्रक्रिया से होती है? संलयन से होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया से अत्यधिक ऊष्मा व प्रकाश बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संख्या श्रृंखला में रिक्त स्थान आपको यहाँ पे भरना है। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको विलुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो हमारा ये ऐसे लगेगा, जो 4 है ऐसे जाएगा, 9 ये सीधा आ जाएगा, 26 ऐसे जाएगा और ये 6 वाला बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा। अब इसमें से जो विलुप्त संख्या है वो हमको यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा। ये किस सीक्वेंस में लगा है? 4 3 +2। इसी तरीके से रीजनिंग के कुछ सम्स आ जाते हैं। 4 3 12 और 12 to 14। देखिए 4 का 14 से मैच करा, 9 का यही हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 करेंगे, सब में सेम करेंगे। 9 3 +2, 9 3 27 और +2 29, ये यहाँ से आ जाएगा। अब 26 3 +2 तो कितना हो जाएगा? 80। इसी तरीके से 6 में आना है, यहाँ पे तो सिंपल है। 6 × 3 + 2 तो 6 3 2 3 कितना होता है? 6 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 3 2 3 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 3 +2 पूरा हो जाएगा 20। 6 3 18 और +2 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 ऑप्शन में है। हाँ, तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा, ऐसे सर्किल में ऐसे। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। शब्दों के विषम युग्म को यहाँ पे चुनना है, इसको बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है मृत्यु और रोग, अंगूर और शराब, दूध और मक्खन, पानी और ऑक्सीजन। तो इसमें जो हमारा क्या है अलग है ना? तो यहाँ पे क्या देखना है? अंगूर से क्या बनती है? शराब बनती है। उसी तरीके से दूध से मक्खन बनता है और पानी से ऑक्सीजन बनती है। तो ये फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे उल्टा दे दिया गया। मृत्यु से रोग नहीं होता, रोग से मृत्यु होती है। तो ये इधर रोग इधर होना चाहिए था, मृत्यु इधर होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो ऑड नंबर यहाँ पे यही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ। व्याख्या, जिस प्रकार अंगूर से शराब, दूध से मक्खन, पानी से ऑक्सीजन बनाया जाता है, उसी प्रकार रोग से मृत्यु होती है, ना कि मृत्यु से रोग। तो ये यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस पूरे हुए जो जीआईसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। जीआईसी के पेपर में 2021 में ये सारे के सारे 40 क्वेश्चंस आए हुए थे। इनको आप 2-3 बार रिवीजन करिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और